चलिए जय हिंद प्यारे बच्चों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये बीएड में, बीटीसी में, एमएड में या वनडे जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वहाँ से जो पीछे दिख रहा होगा संप्रेषण, वो संप्रेषण टॉपिक से कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग जो कक्षा में बात करेंगे वो है टॉपिक संप्रेषण। ठीक है, तो अगर सबसे पहले संप्रेषण की बात करते हैं तो संप्रेषण को आंग्ल भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? तो वो आंग्ल भाषा का शब्द है। और इसी आंग्ल भाषीय शब्द का जो निर्माण हुआ है वो लैटिन भाषा के कम्युनी से हुआ है, या फिर कम्युनिस्ट से भी कहीं ना कहीं माना जाता है। यहाँ पे यस भी लग जाता है। तो कम्युनिस्ट से हुआ है, जिसका अगर कम्युनिस्ट की बात करते हैं तो जिसका सामान्यतः अर्थ निकलता है सामान्य या कॉमन। अगर कम्युनी की बात करते हैं तो उसका जो अर्थ निकलता है विचारों, भावनाओं, सूचनाओं, तथ्यों के आदान प्रदान से लगाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो संप्रेषण का अगर व्यापक संप्रत्यय हम देखते हैं तो जिसके अंतर्गत जो सूचनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, जो संदेश होते हैं या फिर कोई तथ्य होता है, जब उसको हम क्या करते हैं, उस संदेश को भेजने के लिए आप देखेंगे तो दो पक्षों का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना दो पक्ष के होने से हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं कर सकते या सूचनाओं तथ्यों का दूसरे स्थान तक नहीं भेज सकते हैं। इसलिए दो पक्ष संप्रेषण में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है वो भेजने वाले को हम प्रेषक बोलते हैं या फिर सेंडर बोलते हैं, और जिसको भेजा जाता है उसको रिसीवर बोला जाता है या फिर हम लोग हिंदी में प्राप्तकर्ता बोलते हैं। और इन्हीं दोनों के मध्य में ही क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं तो प्रेषक और प्राप्तकर्ता के मध्य ही क्या किया जाता है, दोनों के मध्य ही ये संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। और इसके लिए आप देखेंगे तो या तो फिर हम मौखिक संप्रेषण करते हैं या फिर लिखित संप्रेषण करते हैं ना। ये रूप में कहीं ना कहीं हम शाब्दिक और अशाब्दिक के रूप में भी कह सकते हैं कि ये संप्रेषण किया जाता है। और जितना अधिक आप देखेंगे कि जो प्रेषक होता है वो शिक्षित होगा या फिर जानकार होगा, उतना अच्छा संप्रेषण कहीं ना कहीं कर पाता है और उतने ही अच्छे तरीके से जो रिसीव करता होता है उस संदेश को, उस मैसेज को अपने में आत्मसात कर सकता है। इसलिए प्रेषक को क्या होना चाहिए, अनुभवी या फिर ज्ञानी होना जरूरी होता है, तभी वो जो रिसीवर है वो उसको किस स्तर पे भेजा या उसके मानसिक स्तर की या संवेगिक का जो प्रयोग कर रहे हैं संवेगों का, वो उसके स्तर का किया जाए ताकि जो हम संदेश देना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से समझ पाए। ये प्रेषक को इतनी बातें पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी कहीं ना कहीं दोनों। और ये भी जो होता है ना, टू वे कम्युनिकेशन होता है, जो हमने बात किया कि एक पक्षी नहीं होता बल्कि दो पक्ष का होना जरूरी होता है, जिसमें क्या होते हैं, प्रेषक और प्राप्तकर्ता होते हैं। इसी प्रक्रिया को हम सफलता से के लिए जब उत्तरदायित्व बनाते हैं तब वो क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई कि संप्रेषण क्या है। अब जान लेते हैं कि संप्रेषण की परिभाषा क्या होती है। तो जैसे न्यूमर एवं समर ने परिभाषित किया है इसको कि संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा विचारों, तथ्यों, मतों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करने की क्या है, कला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी देखिए जो विचार हैं, जो तथ्य हैं, जो मत हैं, भावनाएं हैं, उसी को क्या किया जा रहा है, ये प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच में भेजा जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, या अंतःक्रिया कह सकते हैं किया जा रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। बिना सूचना का आप कहीं ना कहीं अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि संप्रेषण होने के लिए क्या होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर मैं उदाहरण के रूप में आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करूं तो अगर मैं बात करूं कि एक व्यक्ति है जो कि अकेले में ही क्या कर रहा है, रास्ते पे चल रहा है और बातें कर रहा है या बोल रहा है, बड़बड़ा रहा है, जिसको सुनने वाला कोई नहीं है ना। तो दूर से कोई व्यक्ति देखेगा तो कहेगा ये व्यक्ति पागल है कि नहीं, क्योंकि उसको सुनने वाला कोई नहीं है, जो भी बोल रहा है उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, वो स्वयं से ही बातें कर रहा है। लेकिन कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा जब क्या हो,
उसके लिए दूसरा पक्ष हो, रिसीव करने वाला हो, जो भी संदेश या बोल रहा है, जो भाव या विचार वो प्रस्तुत कर रहा है उसको सुनने वाला, फीडबैक देने वाला होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, नहीं तो फिर उसको क्या कह देंगे लोग, पागल कह देंगे। अगर मैं भी ये बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आप सामने बैठे हैं, ऑनलाइन हैं या फिर ऑफलाइन ही बैठे हैं क्लासरूम में, तभी क्या हो रहा है, आपके बीच में अंतःक्रिया हो रही है ना। तो ये क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है। और भी अगर परिभाषाओं की बात किया जाए यहाँ से, तो एक है एडगर डेल, ठीक है। तो वो कहते हैं संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। क्या कह रहे हैं, विचार विनिमय की क्या है, प्रक्रिया है, या विचार विनिमय की मनोदशा में जो विचार आते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया को कहा जाता है। आप जिस भी परिवेश में, समाज में, वातावरण में रहते हैं, वहाँ पर आप क्या करते हैं, परस्पर ये विचार विनिमय करते रहते हैं। बिना संप्रेषण का आप कह सकते हैं अपने विचारों को रख ही नहीं सकते हैं। तो अपने विचारों को, भावनाओं को रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विचार विनिमय करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा, संप्रेषण कहा जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, एक आध परिभाषा और ले लेते हैं। तो संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को व्यक्ति से, या कह सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यहीं पर लिख देते हैं, पहुँचाने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। ठीक है, ये कीथ डेविस महोदय हैं, कीथ डेविस, इन्होंने संप्रेषण को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें बताया है कि संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से क्या किया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहा जा रहा है। ठीक है, तो संप्रेषण जब भी है, अगर उपरोक्त परिभाषाओं से हम निष्कर्ष निकालें तो संप्रेषण में कहा जाता है कि जब भी हमारे पास जो भी विचार हैं, तथ्य हैं, भावनाएं हैं, संवेग हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या कर रहे हैं, पहुंचाने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया, संप्रेषण किसे कहते हैं। हाँ, अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं।
अब बात कर लेते हैं शिक्षा में संप्रेषण तकनीकी की, उसके बाद इसके नेचर वेचर को देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आज वर्तमान समय में तकनीकी का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा जगत में। और वैसे भी अगर हम देखें तो आज का जो परिवेश है वो तकनीकी से इतना घिरा हुआ है कि अगर हम एक मनुष्य जब भी सो कर के उठता है ना, तो हम सभी आज व्यवहार में इतना परिवर्तन हो गया है कि देख रहे हैं कि जब भी हम सो के उठते हैं ना, आँख खुलेगी तो सबसे पहले हम मोबाइल को ढूंढेंगे ना, मोबाइल ढूंढेंगे और उसी में देखेंगे कि समय कितना हुआ, कितना बज गया, या फिर किसका मैसेज आया, वो सारी चीज़ें हम तुरंत ही चेक करने लगते हैं। मोबाइल क्या है? तकनीकी है, जो आज हम सुबह उठ करके सिर्फ तकनीकी से कहीं ना कहीं लग जाते हैं। क्या समाचार है, क्या न्यूज है, सारे मोबाइलों में ही कहीं ना कहीं आज हम देख ले रहे हैं। ठीक, तो आप कल्पना कीजिए कि आज का जो परिवेश है वो पूरी तरीके से क्या है, तकनीकी से घिरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारा कह सकते हैं पुराना समय रहा है वो भी कहीं ना कहीं तकनीकी रहा है। उस समय भी तकनीकी का प्रयोग किया जाता था। उस समय तकनीकी के रूप में अगर देखा जाए तो हमें जब अपने सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना रहता था तो उस समय भी कुछ माध्यम या स्रोत हुआ करते थे जिसके माध्यम से हम संप्रेषण करते थे। ठीक है, तो जिसमें हम लोग बात करते हैं कि कुछ पशु पक्षी ऐसे होते थे, कुछ जानवर ऐसे होते थे, या फिर बहुत सारे ढोल नगाड़े होते थे, दुगदुगियाँ होती थी, जिसकी सहायता से हम क्या करते थे, अपने बातों को तो वहाँ तक रखते थे। या फिर बहुत सारे आप देखे होंगे शंख हो गया, तीर कमान हो गए, जिसके माध्यम से हम अपने सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते थे। ठीक है, अगर एक एक की थोड़ी सी बात किया जाए तो आप देख रहे होंगे कि जैसे बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा कि एक नायक है, एक नायिका है, और नायक अगर अपनी नायिका तक कोई संदेश भेजना चाहता है तो कबूतर के गले में क्या करता था, चिट्ठी लिख करके उसके गले में बांध देता था और जाकर के उसके नायिका के ही घर पे वो कबूतर जो है वो चिट्ठी पहुंचा देता था। तो उस समय भी ये तकनीकी थी, इस तकनीकी के माध्यम से लोग सूचनाओं को पहुंचाते थे। जैसे आप थोड़ा 10-20 साल पहले भी चले जाइए तो आप देखे होंगे गाँव में भी अगर कोई सूचना पहुंचाना रहता था, या राजा महाराजाओं के समय की अगर बात करेंगे तो उस समय भी अगर कोई सूचनाएं पहुंचानी रहती थी प्यारे बच्चों, गांव-गांव में ढोल नगाड़े बजाए जाते थे या दुगदुगी लेके लोग जाते थे, कहते थे सुनो सुनो सुनो, राजा की तरफ से ये खबर आप लोगों को दिया गया है, सबको उपस्थित होना है राज दरबार में। ये सारी सूचनाएं कहीं ना कहीं वो पहुंचाते थे। या फिर बहुत बड़ा जो नगाड़ा होता था, ढोल नगाड़ा जिसको हम बात कर रहे हैं, एक ऊंचाई के स्थान पे गांव पर निर्धारित होता था, मंदिर के पास, वहीं पे खूब जोर जोर से पीटा जाता था, सब लोग एकत्रित होते थे और वो सूचनाएं बताई जाती थी। तो ये बहुत सारे माध्यम हुआ करते थे। तीर की बात करें तो जैसे दो लोगों में या दो राजाओं में अगर युद्ध हो रही है तो पहले युद्ध करना है कि नहीं, या युद्ध करने से पहले भी हम क्या करते थे, चेतावनी देते थे। तो यहाँ से एक तीर चलाया जाता था चेतावनी के लिए कि सावधान हो जाओ ना। फिर उसके पश्चात जैसे मान लीजिए दो मित्र ही हैं या आपस में ऐसे हैं तो प्रणाम करने के लिए एक तीर भेजा था। तो इसमें तीरों में भी कई विविधताएं थी, कई प्रकार के तीर बाण चलाए जाते थे, एक दूसरे को सूचनाएं भेजते थे। ठीक है, और सूचना पा करके ही अगला कदम वो फीडबैक देता था या फिर कहीं ना कहीं कह सकते हैं अगला कदम वो उठाता था। तो इस तरीके से संप्रेषण का माध्यम हमारा तीर कमान भी होता था, है कि नहीं। तो अब तकनीकी के आ जाने से जब हम तकनीकी की बात करने लगते हैं तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो जाता है। आज वर्तमान समय में थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पाया जा रहा है। अब पुराने जैसे टेक्नोलॉजी नहीं है, अब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो गया है। अब आप देखते हैं तो मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, फैक्स मशीन हो गए, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, ये बहुत सारे कहीं ना कहीं आज माध्यम हो गए हैं जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि हम सूचनाओं को क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज रहे हैं सूचनाओं को। ठीक है, वहाँ भी आप देखे होंगे कि वीडियो अगर हम कहें कि दोनों रूपों में होता है, मौखिक भी किया जा रहा है आजकल। तो मौखिक रूप में हम मोबाइल से फ़ोन लगाते हैं और घंटों तक कहीं ना कहीं मोबाइल से कम्युनिकेशन करते रहते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, और जो भी सूचनाएं यहाँ की रहती है वहाँ सूचनाएं
देखते हैं। एक सर्वे ने मतलब सर्वे हुआ था, उसमें आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मोबाइल से जो सूचनाएं होती हैं वो महिलाएं देती हैं। सबसे ज़्यादा महिलाएं ही मोबाइल से लगी रहती हैं ना, तो उनका कम्युनिकेशन आप देखिए हमेशा होता रहता है। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए लिखित रूप में भी आप व्हाट्सएप पे जाते हैं, व्हाट्सएप पे जा करके जो टेक्स्ट मैसेज किए जाते हैं लिख करके, या इमोजी बहुत सारे भेज करके, या फिर कहते हैं आइकन जिसको हम लोग बोलते हैं, छोटे छोटे आइकन बने रहते हैं, उसके माध्यम से आप क्या करते हैं संदेशों को भेजते हैं ना। बहुत ज़्यादा इतना स्मार्टनेस हो गया है, तकनीकी आ गई है कि आप बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं चाहते हैं तो तमाम संकेत के रूप में आप बना देते हैं। जैसे ऐसे ऐसे चित्र बने रहते हैं, अगर रो रहे हैं तो ऐसा चित्र भेज देते हैं आप, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए इस तरीके का जो किताब बना रहता है उसको आप भेज देते हैं, और एक लड़का जो है इस किताब पे ऐसे सिर लगा करके पढ़ रहा है, इसके हाथ दोनों इस साइड है ऐसे। तो यहाँ पे भी क्या है, इस तकनीकी ही है जो आपको क्या किया जा रहा है, इस तरीके से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो संप्रेषण तकनीकी करने के लिए या तकनीकी के माध्यम से अगर करते हैं तो तकनीकी जो माध्यम हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, जो हमने बताया मोबाइल हो गया, फैक्स मशीन हो गया, ये बहुत सारे स्रोत। अच्छा, इन तकनीकी के आ जाने से आप देखे होंगे कि संदेश या फिर अपने विचार को, तथ्यों को भेजना बहुत आसान हो गया है। आज आप कह लीजिए आप आकाश में हैं या धरती में हैं, कहीं भी आप हों, वो संदेश आप बहुत अच्छे तरीके से भेज पा रहे हैं इसी तकनीकी के माध्यम से। भूगर्भ में कहीं भी हैं वहाँ भी तकनीकी जा रही है, आप चंद्रयान पे पहुँच जाइए वो तकनीकी के माध्यम से संदेश भेजा जा रहा है कि नहीं। तो ये तकनीकी है जो हर एक काम को क्या कर रहा है, आसान कर रहा है। अगर शिक्षा में बात कर रहे हैं तो आज शिक्षा में भी ऐसे बहुत सारे तकनीकी आ गए हैं। मॉडल, जैसे मॉडल पहले क्या था कि हम ओरली मौखिक रूप से बोल दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, बच्चे उतने अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हीं चीज़ों को क्या किया हमने मॉडल के रूप में बना के लेके आए, ये भी एक तकनीकी है। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे दृश्य श्रव्य सामग्री बना के लेके आए जो बच्चों के सामने बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये भी एक प्रकार का तकनीकी है, हार्डवेयर के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में ना। ये क्या है, जो लिखा हुआ है ये सॉफ्टवेयर है, ये बोर्ड क्या है, ये भी एक तकनीकी है, ये हार्ड के रूप में है। तो कहीं ना कहीं हम इसके द्वारा बच्चों को संप्रेषण कर रहे हैं और प्रभावी संप्रेषण कर रहे हैं, जिससे बच्चे आज आधुनिक समय में ज़्यादा सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये है शिक्षा में संप्रेषण तकनीकी प्यारे बच्चों। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं। ठीक है, उससे थोड़ा सा नेचर से परिचित कर लेते हैं कि ये होता क्या है और इसके विशेषताओं से आपको अवगत करा देते हैं। अगर पहली चीज़ बात किया जाए तो संप्रेषण क्या है, जब भी हम करते हैं तो एक उद्देश्य से होता है, बिना उद्देश्य का आप संप्रेषण नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। ठीक है, आप फ़ोन भी लगाते हैं, अगर किसी से बात करते हैं तो अनावश्यक आप फ़ोन नहीं लगाते हैं। जब आपका उद्देश्य होता है, जैसे हालचाल ही लेना है या कुछ पूछना है या कोई क्रिया करनी है, तभी आप उस व्यक्ति को फ़ोन लगाते हैं और उससे बातें करते हैं या सूचनाओं का आदान प्रदान आप करते हैं। तो बिना उद्देश्य का निरर्थक आप कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण करने के लिए क्या होता है, उद्देश्य होता है या उद्देश्य पूर्ण होता है ये। ठीक है, दूसरी अगर बात किया जाए तो संप्रेषण जो होता है वो पारस्परिक समन्वय के द्वारा किया जाता है। जब तक पारस्परिक रूप से दूसरा व्यक्ति नहीं जुड़ा हुआ है आप संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण करने के लिए टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। तीसरी बात किया जाए तो इसमें विचार होते हैं, तथ्य होते हैं, और उन्हीं विचारों तथ्यों का क्या किया जाता है, विनिमय किया जाता है, मतलब आदान प्रदान किया जाता है। जिस व्यक्ति के साथ हम संप्रेषण कर रहे हैं उसके साथ हम विचारों और तथ्यों का ही विनिमय करते हैं। बिना विचार का आप कहीं ना कहीं उसके साथ संप्रेषण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, संप्रेषण जो होता है
वो एक कह सकते हैं कि उच्च तथ्य होना चाहिए, बिना उच्च तथ्य नहीं होते हैं तो आप संप्रेषण नहीं कर पाते हैं। अच्छा, संप्रेषण के द्वारा जो सामाजिक एवं मानवीय क्रियाएं होती हैं वो भी आप भली भांति कर पाते हैं। देखिए, बिना संप्रेषण, अगर आप जिस वातावरण में रह रहे हैं, अगर दूसरे व्यक्ति के साथ आप नहीं मिलजुल रहे हैं, नहीं हालचाल पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब कहा जाता है ये व्यक्ति सामाजिक नहीं है ना। रहता है आस पड़ोस लेकिन बोलता नहीं है किसी से, तो ये सामाजिक क्रियाओं को भी बल देता है ना। अगर एक दूसरे से व्यक्ति मिलता है, जैसे मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे आते हैं एडमिशन लेकर के ना, लेकिन आप देखे होंगे कि कुछ समय पश्चात उनका एक झुंड बन जाता है, समूह बन जाता है, और कुछ समय पश्चात आप दोस्त भी बन जाते हैं। तो दोस्त तभी बनते हैं जब एक दूसरे के क्या मिलते हैं, भाव मिलते हैं, विचार मिलते हैं, तभी आप देखते हैं फ्रेंड सर्कल में हो जाते हैं और वहीं पे बैठने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए क्या मिलना चाहिए, जो मानवीय भावनाएं होती हैं वो भी मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम उसके साथ संप्रेषण कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, क्लास संप्रेषण का सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखा जाए तो जैसे कि एक नायक और नायिका है, या प्रेमी या प्रेमिका है, दोनों प्रेम में अगर हैं ना, तो आप देखे होंगे दूर बैठे रहते हैं, एक क्लास के एकदम पीछे वाले बेंच पे बैठा है, एक आगे वाले बेंच पे बैठा है ना, और यहाँ बैठ करके आंखों आंखों में ही क्या कर लेते हैं, वो कम्युनिकेशन कर लेते हैं, संप्रेषण बिना बात किए। मतलब यहाँ पे क्या है, बोल भी नहीं रहा है, आवाज भी नहीं निकाल रहा है, ठीक है, मौखिक नहीं हो रही है, लिखित भी नहीं है ना, लेकिन वो सांकेतिक रूप से, किस रूप में, सांकेतिक रूप से आंखों आंखों में, इशारों में ही वो बातें कर लेते हैं। तो कहा जाता है जितना आप किसी व्यक्ति को जानते हैं या प्रेम में होते हैं, तो एक दूसरे की जो भावनाएं रहती हैं, संवेग रहते हैं, इतने मिल जाते हैं कि हम इशारों इशारों में ही क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी को चेक करना हो कि इसका संप्रेषण सत्य है या सही है, तो आप देखिए कि वो व्यक्ति क्या करता है, आंखों में आंखें डाल करके आपसे बात करता है, वहाँ पर प्रभावी संप्रेषण होता है। लेकिन जहाँ पर व्यक्ति बात करते समय आपको क्या हो, फेस को देखने लगे, आपके चेहरे को अगर देख करके बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बातें सही कह रहा है और कुछ बातें वो क्या कर रहा है, घुमा रहा है ना, उतना प्रभावी संप्रेषण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपके फेस को देख करके वो बात कर रहा है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन कि जब व्यक्ति ऊपर नीचे देख करके, कभी हाथ को ऐसे ऐसे मल करके या इधर उधर देख करके बात करने लगे, आपके बातों से थोड़ा सा हिचकिचाने लगे, या दूसरी तरफ देख करके जब बात करने लगे, तो इसका मतलब आधा से अधिक वो बात झूठ बोल रहा है, कुछ परसेंट सत्य बोल रहा है। तो ये कम्युनिकेशन के द्वारा ही पता चल पाता है कि वो बात सत्य कह रहा है या असत्य कह रहा है। यही सब चेक करने के लिए जब आप यूपीएससी का एग्जाम होता है, जिसमें साक्षात्कार किया जाता है, तो संप्रेषण ही देखा जाता है, उसके व्यक्तित्व से संबंधित जुड़ी बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं पूछी जाती है, और वो संप्रेषण जितना ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, उतना अच्छा वो कहा जाता है कि आपका साक्षात्कार गया। तो ये संप्रेषण ही है जो बहुत कुछ निर्भर करता है। बात समझ में आया। दूसरी चीज, संप्रेषण जो होता है वो परस्पर अंतःक्रिया के द्वारा ही हो पाता है। अगर ये परस्पर अंतःक्रिया नहीं होगा तो पृष्ठपोषण नहीं होगा। जैसे आप लोग भी जब मोबाइल से बात करते हैं, तो अगला व्यक्ति बात कर रहा है तो आप भी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, सही कह रहे हो। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कम्युनिकेशन के दौरान। अगर नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि उस बातों का इसका मतलब लगता है कि हमारे बातें दूसरे लोग सुन नहीं रहे हैं। वो तभी आगे बोलेगा और या आपसे बात करेगा, संप्रेषण करेगा, जब उसको क्या मिले, प्रतिपुष्टि मिले, फीडबैक मिलता रहे, ठीक है। दूसरी बात, जो भी होता है इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, कार्य से संबंधित चीज़ें की जाती हैं और प्रेषित किया जाता है। प्रेषित का मतलब प्रेषक के द्वारा जो चीज़ें दी जाती हैं, बताई जाती हैं, ज्ञान दिया जाता है या सूचना दिया जाता है, तो उन्हीं के परस्पर विश्वास से ये जागृत होता है संप्रेषण। जिसमें अगर विश्वास नहीं है तो वो दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेगा ही नहीं, ठीक है। ये भी इसका नेचर है, क्योंकि जब अगले व्यक्ति पर भरोसा ही नहीं है तो उसके साथ वो कम्युनिकेशन नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसका एक नेचर या उद्देश्य कह सकते हैं, तो इसमें दो पक्ष का होना अति आवश्यक है। देखिए, जब तक दो पक्ष नहीं होंगे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं भी मोबाइल रख करके मान लीजिए किसी टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, तो
वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पाता है जितना कि क्लासरूम में बच्चे जब होते हैं तो जो चीज़ें टॉपिक पढ़ाई जाए और मैं कहूँ कि ठीक है समझ में आया, तो कहे नहीं सर यहाँ पे डाउट है, तो मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँ, बताने का प्रयास करूँ, ठीक। तो वो जब क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं या फिर ऑनलाइन भी हैं जिसमें बोल रहे हैं कि सर ये नहीं समझ में आया फिर से समझा दीजिए, तो अच्छे तरीके से और भी अच्छे तरीके से होता है, ये पढ़ाई हो या जो भी चीज़ें कम्युनिकेशन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से होता है। लेकिन अगर सिर्फ अकेले आकर के सिर्फ बनाया जाए या बोला जाए तो वो उतना अच्छा प्रभावी संप्रेषण नहीं हो पाता है। तो इसलिए टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो भी सूचनाएं या तथ्य या जानकारी दे रहे हैं इसके लिए दूसरे पक्ष का भी होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो इतनी थी कम से कम इसकी विशेषताएं या नेचर, जिससे मैंने आप लोगों को अवगत कराया। अब इसके आगे जो टॉपिक रहेगा, संप्रेषण की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है, इसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसके साथ साथ प्रकार क्या है, ये मैं आप लोगों को कल वाले क्लास में बता दूंगा। धन्यवाद।